हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। जंतुओं में जनन। जनन क्या होता है? जनन माता पिता से संतान का जन्म प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो ये लक्षण किसमें होते हैं? सजीवों में होते हैं। ठीक, अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो प्रजनन का विशेष महत्व है क्योंकि ये जीवों की निरंतरता उत्पत्ति बनाए रखने के लिए निश्चित करता है। ठीक, जनन कहलाता है। जंतुओं में जनन की प्रमुख दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? अलैंगिक जनन होती है और लैंगिक जनन होती है। कितने प्रकार की विधियां होती है? दो तरीके की। लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को लैंगिक जनन कहते हैं, या ऐसा जनन जिसमें एक जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, इसमें एक पॉइंट आता है आपका द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है? जिस जीव में जीव विभाजित होकर दो संतान कोशिकाएं उत्पन्न करता है वह द्विखंडन कहलाता है। कैसे? जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक, आपका ये जो अमीबा दिखाई दे रहा है ये कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। और जो बीच में क्या है आपका? केंद्रक। अब ये केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है, तब जाके क्या होता है? द्विखंडन कहलाता है। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। क्या है? ये आपका केंद्रक है। ये मध्य में केंद्रक है। केंद्रक परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है। जब पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तब ये क्या करता है? ये दो भागों में बंटने लग जाता है, जिसे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और क्या होती है? इससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ होने लगती है। अंत में अमीबा का शरीर भी दो भागों में बंट जाता है। फिर ये क्या हुआ है? इसमें ये दो भागों में बंट गया है। एक भाग आपका ये है और एक भाग आपका ये है, तो ये दो भागों में बंट गया है, तो इसको अमीबा में द्विखंडन कहते हैं। फिर चलते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक जंतु की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है। प्रजनन यानी जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। कैसे? ये हमने ले लिया XX और ये ले लिया हमने XY। ठीक है, ये हो गया आपका मादा, ये हो गया आपका नर। जब हम दो लोगों को आपस में क्या कराएंगे? संलयन कराएंगे। ठीक, तब जाके क्या होगा? जनन क्रिया का प्रारंभ होगा। ठीक, इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। लैंगिक जनन के मुख्य पड़ाव। पहला है अंडाणु और शुक्राणु का बनना। मादा में अंडाणु पाया जाता है और आपका नर में शुक्राणु पाया जाता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? युग्मज बनता है। ठीक, फिर आ जाता है सेकंड, अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन अर्थात निषेचन। इन दोनों के मिलने से पहले क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, अब अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन अर्थात निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे, ये क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे, तब क्या हो रहा है? निषेचन की क्रिया हो रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। संयोजित अंडा अर्थात युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है युग्मज का भ्रूण में
बदलना। जब युग्मज बन जाता है फिर उसके बाद क्या बनना है, ये भूड़ में बदल जाता है। ठीक, फिर उसके बाद भूड़ का विकास होने लगता है। भूड़ कैसा होता है, ये इस तरीके से भूड़ में बदल जाता है। ठीक है, फिर ये भूड़ का विकास होने लगता है। और विकास कैसे होता है, सर, हाथ, नाक, मुंह ये सब बनने लगते हैं। अब इसी में आ जाता है एक लिंगीय जंतु। जो एक लिंगीय जंतु होते हैं, अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। मतलब कि मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य, मैंने ये दिखाया है, ये सब जो है इनके जो जनन अंग होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं। अब चलते हैं द्विलिंगी जंतु पर। द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं, नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। यानी कि नर और मादा जो जनन अंग होते हैं वो एक ही जंतु में पाए जाते हैं, पर एक लिंगी जंतु में नहीं पाए जाते, उनमें अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे केंचुआ और जौक, आपने अपने आसपास देखे होंगे केंचुआ और जौक। केंचुआ कैसा होता है, ये दोनों तरफ, मतलब एक दोनों तरफ इनके क्या होते हैं, मुंह होते हैं। ठीक, जो कि नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। जौक में भी इसी तरीके से पाया जाता है। ठीक, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगीय जंतु कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मानव में जननांग एवं निषेचन। क्या, जननांग एवं निषेचन। तो पहले हम देख लेते हैं नर जननांग। तो ये आपका नर जननांग का क्या है, आपका डायग्राम दिया हुआ है जो आपकी बुक में भी है। ठीक, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, देखो ये क्या है, ये जो दो नलियाएं गई हैं, नलिकाएं गई हैं, ये आपकी शुक्र नलिकाएं हैं। क्या है बेटा, शुक्र नलिकाएं। इसके बाद जो बीच में जो ये नली गई हुई है इसको हम शीशन, ठीक है, शीशन कहते हैं। और ये जो दो गोले टाइप के बने हुए हैं इसे हम वृषण कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में जान लेते हैं। पुरुषों में उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण होता है। ये आपका क्या है, एक जोड़ा वृषण। इसमें नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है इन वृषण के अंदर। ठीक, इसमें जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिकाएं होती हैं। ये मैंने बताया, शुक्र नलिकाएं होती हैं। जिसमें शुक्राणु गति करता है जिसमें शुक्राणु गति करता हुआ शीशन के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, शुक्राणु किसके द्वारा बाहर निकलता है, शीशन के द्वारा, इसके द्वारा। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं, और शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय रचना होती है। कैसे होती है, एक कोशिकीय रचना होती है। और कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक, और शुक्राणु दिखता कैसे है, शुक्राणु आपका दिखता है ये आपका क्या होता है, पूंछ होती है, ये मध्य भाग होता है, और ये आपका सिर होता है, जो क्या है, ये शुक्राणु के रूप में। अब आ जाते हैं मादा जननांग पर। स्त्रियों में नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होता है। नाभि के नीचे मादा जनन अंग स्थित होता है। देखो मैं दिखा देती हूँ पहले, फिर आपको बता दूंगी।
ये नाभि के नीचे मादा जननांग अंग होता है, ठीक है। इसको हम गर्भाशय बोलते हैं, ठीक। ये आपकी अंडवाहिका होती है, ये गर्भाशय नली होती है, और ये अंतः गर्भाशय होता है, ये वाला। इसके अंदर क्या हो रहा है, अंडाशय, ये आपकी योनि, और ये ग्रावी, ठीक। यहां से आपका शुक्राणु अंदर जाता है, यहां से अंडाणु रिलीज होता है, तब जाके ये आपस में निषेचन करते हैं, ठीक। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है, ठीक है। एक जोड़ा क्या है आपका, अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी और एक गर्भाशय, ठीक। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिकीय संरचना होती है। अंडाणु कैसी होती है, एक कोशिकीय संरचना होती है, और आपका शुक्राणु भी एक कोशिकीय संरचना। अब चलेंगे भ्रूण परिवर्धन पर, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने ये पॉइंट्स के तरीके से लिख दिया है, आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया है, मैंने आपके पॉइंट्स के में लिख दिया। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ठीक है। जब निषेचन होता है तब क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक। फिर युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती है, जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाता है। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तब किस में बदल जाता है, वो भ्रूण में बदल जाता है। इस अवस्था में शिशु का सिर, पैर, नाक, आंख आदि अंग विकसित हो जाते हैं, ठीक है। जब भ्रूण हमारे गर्भ में होता है तब कोशिकाएं विभाजित होती है, उसके बाद उसका क्या क्या बनता है, सिर, पैर, नाक, आंख और अंग विकसित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है, गर्भाशय का विकास पूरा हो जाने पर मां शिशु को जन्म देती है। जब पूरी तरीके से शरीर विकसित हो जाता है तब क्या होता है, उसका जन्म हो जाता है शिशु का। नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। किसके स्वरूप होता है, नर और मादा। जब तक दो लोग आपस में युग्मक नहीं करेंगे, यानी संलयन नहीं करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नवजात शिशु का जन्म नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है, यानी दोनों के आपस के संलयन से होता है, ठीक। जिसके कारण शिशु में माता एवं पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों में अक्सर किसके लक्षण पाए जाते हैं, माता और पिता के। कभी कभी हमारे पूर्वजों के भी लक्षण उनमें पाए जाते हैं। किसके द्वारा, आपके जीन्स के द्वारा पाए जाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इनका निषेचन कैसे होता है, ठीक। तो पहले हमने लिया नर, फिर लिया मादा। नर को हमने किस में लिखा, XY में, और मादा को XX में, क्योंकि नर में जो वाई गुण है वो उसकी वजह से क्या कहलाता है, नर कहलाता है। नर में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, है ना। इसको नर युग्मक भी कहते हैं, ठीक। अब मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु, ठीक है। मादा युग्मक कहते हैं, जिसे हम ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवम। अब इन दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है। क्या बनता है बेटा, युग्मनज, ठीक। कैसे बनता है, देखो। स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, और अंडाणु इस तरीके से। ये दोनों के मिलने पर जब अंडाणु में स्पर्म जाता है, ठीक है,
तो क्या बनता है आपका, एक जायगोट बनता है। क्या बनता है बेटा, जायगोट। ठीक है, तो एक बार में स्पर्म में कितने बार निकलता है, लाखों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, फिर आपस में मिल जाते हैं स्पर्म और अंडाणु, उसके बाद जायगोट बनेगा। जायगोट में ही निषेचन होता है। जब निषेचन की क्रिया होने लगती है तब क्या होने लगता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय के बाद नवजात शिशु होता है। ठीक है, इसको हम परिवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जरायुज एवं अंडयुज। ये क्या होते हैं, आप जानते हैं कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। ठीक, अब पहले देख लेते हैं जरायुज के बारे में। ठीक है, पहले देखते हैं जरायुज। बच्चों को जन्म देने वाले जंतु को जरायुज कहते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। जैसे कौन कौन से देते हैं बच्चों को जन्म, मनुष्य, चमगादड़, आपने चमगादड़ देखा है, ये भी बच्चे को जन्म देता है। गाय, बकरी, कुत्ता और भेड़। ठीक है, ये क्या है, ये जरायुज है जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, बेल अंडे नहीं देती है, बेल वो बच्चे देती है। ठीक, अब चलते हैं अंडयुज पर। अंडयुज, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। इसके अंडयुज से ही पता चल रहा है, जो अंडे देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। ठीक, कौन कौन अंडे देता है, मुर्गी, कबूतर, सर्प। ठीक है, ये सब क्या देते हैं, आपके अंडे देते हैं। मछली, मेढक, ये भी आपकी क्या देते हैं बेटा, अंडे देते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। तो ये चैप्टर की थ्योरी खत्म हुई, अब चलेंगे हम प्रश्न उत्तर पर। ठीक, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर।